उत्तरी कोरिया का एक मछली पकड़ने वाला जहाज अचानक इंजन खराब होने के कारण समुद्र की धाराओं में बहता हुआ दक्षिण कोरिया की सीमा के पास पहुंच गया। उत्तरी कोरियाई कोस्ट गार्ड ने खतरा समझते हुए बार बार सायरन बजाकर वापस लौटने का आदेश दिया, लेकिन जहाज का इंजन पूरी तरह जवाब दे चुका था। दूसरी ओर दक्षिण कोरियाई कोस्ट गार्ड ने इसे सीमा उल्लंघन माना और फायर का आदेश दे दिया। हथियार उठाए गए, लेकिन उत्तरी कोरियाई सैनिक हिचकिचा रहे थे, क्योंकि एक गोली भी युद्ध को जन्म दे सकती थी। कप्तान ने अंत में गोली न चलाने का फैसला किया और जहाज सीमा पार कर गया। इसी दौरान दक्षिण कोरिया के लुबैदान इलाके में एक संदिग्ध व्यक्ति पकड़ा गया। उसने बताया कि उसका जहाज खराब हो गया था और वो बहते बहते यहाँ पहुंच गया। उसके हाव भाव और लहजे से शक हुआ कि वो उत्तर कोरिया से है। उसका नाम ईथन बताया गया। उसे सियोल ले जाया गया, जहाँ उसने आंखें बंद रखी ताकि लौटने पर उससे कोई सवाल न हो। ईथन को एक गुप्त पूछताछ केंद्र में रखा गया। वहाँ उसे नए कपड़े दिए गए और पुरानी चीजें हटा दी गयी। अधिकारी विक्टर ने उसे देखकर शक जताया और पूछताछ शुरू की। ईथन ने बार बार कहा कि वो सिर्फ एक मछुआरा है, लेकिन अधिकारी रिचर्ड को उसकी बातों पर भरोसा नहीं हुआ। उससे कहा गया कि वो अपनी पूरी जिंदगी लिखे। ये एक मानसिक दबाव की तकनीक थी। बार बार वही कहानी लिखने से उसकी यादें उलझने लगी और उसकी बातों में छोटे बदलाव आने लगे, जिसे झूठ समझ लिया गया। हालांकि रिपोर्ट में साफ था कि जहाज का हादसा असली था और मार्कस की मौत दुर्घटना थी। फिर भी जांच जारी रखी गई। अधिकारी डैनियल ने ईथन के साथ नरमी दिखाने की कोशिश की, लेकिन शक कम नहीं हुआ। एक दिन ईथन पर अचानक हमला हुआ, जिसे उसने अपनी तेज प्रतिक्रिया से रोक दिया। उसकी ताकत देखकर अधिकारियों को यकीन हो गया कि उसका सैन्य अतीत है। ईथन ने माना कि वो 8वीं रेजिमेंट में था, लेकिन उसने जासूस होने से इनकार कर दिया। पूछताछ फिर से लिखने के चरण में लौट आई, जहां ईथन को छात्र जीवन से लेकर सुपरवाइजर बनने तक की पूरी कहानी दोबारा लिखने को कहा गया और खास तौर पर 8वीं रेजिमेंट की सेवा तथा सभी सैनिकों की जानकारी पर जोर दिया गया। ईथन समझ नहीं पा रहा था कि उसे बार बार क्यों लिखना पड़ रहा है, लेकिन सैन्य गोपनीयता के नाम पर उस पर झूठ बोलने का आरोप लगाया गया। मजबूरी में उसने फिर लिखना शुरू किया। इस दौरान डैनियल ने मरहम लाकर उसके जख्मों पर लगाया, जिससे पहली बार उसमें इंसानियत और चिंता झलकी। वो डरता था कि अगर उसने किसी निर्दोष को गलत समझ लिया तो उसकी नौकरी ही नहीं, भविष्य भी खत्म हो सकता है। ईथन ने उसकी आंखों में देखकर कसम खाई कि वो जासूस नहीं है और कहा कि उसके लिए परिवार की सुरक्षा और एकता किसी भी विचारधारा से ऊपर है। डैनियल ने चुपचाप उसे आराम करने को कहा, क्योंकि अगला दिन और कठिन होने वाला था। देर रात पूछताछ में लीडर ने सवाल उठाया कि आज लिखी गई कुछ बातें कल क्यों नहीं बताई गईं। ईथन ने कहा कि कल यादें धुंधली थीं, आज उसने सच लिखा है। लेकिन जवाब में ठंडी हंसी मिली और कहा गया कि यादें रातों रात नहीं बदलती। उसे फिर से लिखने का आदेश दिया गया। थकान और गुस्से में ईथन फूट पड़ा, लेकिन धमकी दी गई कि न लिखने पर उसे सोने भी नहीं दिया जाएगा। नींद से वंचित करने पर डैनियल ने आपत्ति की, मगर उसे ये कहकर चुप करा दिया गया कि ये उसका काम नहीं है। लिखने के बाद फिर एक गलती निकाली गई। पिता की मौत की तारीख अक्टूबर या नवंबर, यही सवाल ईथन के सब्र की आखिरी सीमा था और उसने पलटकर हमला कर दिया। सेना में उसे पत्थर कुत्ता कहा जाता था, लेकिन डैनियल समय पर आकर उसे काबू में ले आया। लीडर ने उसे मारते हुए जासूसी प्रशिक्षण कबूलने को कहा, जिस पर ईथन ने तंज किया कि इस तरीके से उन्होंने कितने जासूस बनाए हैं। बाद में उसे कमरे में वापस ले जाया गया और बताया गया कि नाव 3 दिन बाद ही सौंपी जाएगी। ये सुनकर वो बिखर गया, क्योंकि उसका परिवार उत्तर में खतरे में था। अगले दिन एक शांत दफ्तर में एक महिला अधिकारी ने उससे नरमी से बात की, माफी मांगी और दक्षिण में रुकने का प्रस्ताव रखा, जिसमें घर, पैसे और काम का वादा था। ईथन ने बस अपने परिवार को लाने की बात की, लेकिन जवाब मिला कि वो यहाँ नया परिवार बना सकता है। ये सुनते ही वो टूट गया और साफ इनकार कर दिया। अंत में तय हुआ कि उसे जबरन नहीं रोका जाएगा और उसे लौटाने की जिम्मेदारी डैनियल को सौंप दी गई। हालांकि वो इस फैसले से पूरी तरह सहमत नहीं था। एस्कॉर्ट के दौरान डैनियल ने अस्थायी रूप से जाने का नाटक किया और भोर से पहले चुपचाप ईथन को आजाद कर दिया। बाथरूम में ईथन की मुलाकात अपने ही देश के एक व्यक्ति से हुई, जिसने उससे मदद की गुहार लगाई। ईथन ने साफ कहा कि वो जल्द ही जोसॉन लौटने वाला है और सियोल जाने की कोई वजह नहीं रखता, इसलिए वो किसी और से मदद मांगे। जाते जाते उस व्यक्ति ने चियोंगगैंग की एक मशहूर संडे गुक दुकान और जना नाम का जिक्र किया, जैसे किसी गुप्त संदेश की तरह। बाद में डैनियल ने बताया कि नाव की मरम्मत हो चुकी है, लेकिन जाने से पहले उसे एक जगह जाना होगा। ईथन को लगा कि ये नहीं पूछताछ है, मगर डैनियल ने भरोसा दिलाया कि उसकी आस्था मजबूत है और वो भटकेगा नहीं। बस ये पूछा कि क्या वो लौटने से पहले सियोल देखना चाहता है। ईथन ने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि उसे डर था कि अगर उसने कुछ देख लिया तो उतर लौटने पर पूछताछ में फंस जाएगा और उसके परिवार को सजा मिलेगी। तभी अचानक बाहर शोर मचा। उसका हमवतन नारा लगाते हुए दौड़ा और जुबान काट ली। ये दृश्य ईथन के दिल को झकझोर गया। अगले दिन गाड़ी में बैठते समय उसने आंखें बंद रखी। डैनियल ने समझाया कि कोई कुछ नहीं जानेगा, लेकिन ईथन का मानना था कि कम देखना ही परिवार की सुरक्षा है। उसे म्योंगडोंग में उतार दिया गया। खुफिया एजेंसी को यकीन था कि असली आजादी देकर वो खुद रुक जाएगा। जबरन उसकी आंखें खुलवाने के लिए नकली चोरी का नाटक किया गया और गिरते ही उसने पहली बार सियोल को देखा। चमक, भीड़ और बेफिक्री। सड़कों पर पड़ा खाना, फेंके गए इलेक्ट्रॉनिक सामान उसे अजीब लगे। शाम तक वो टूट गया और चिल्लाने लगा कि वो यहाँ नहीं रहना चाहता। भागते हुए एक गली में उसने 2 आदमियों को एक औरत को घेरते देखा। बीच बचाव किया, पिटा, लेकिन उन लोगों को भगा दिया और अपना कोट उसे उड़ा दिया। उस औरत ने शुक्रिया में उसे खाने पर बुलाया। शराब के बाद ईथन रो पड़ा। इतनी आजादी के बीच भी इंसान इतना बेबस क्यों है? उस औरत ने कहा कि वो आजाद है, मगर गरीब है और जिंदा रहने के लिए अपने जिस्म पर निर्भर है। उसने उत्तर से आए लोगों के लिए मिलने वाली सुविधाओं की बात की, मगर ईथन ने इनकार कर दिया। जाते समय उसने फोन पर अपनी माँ और भाई से बात की। भाई को पढ़ाई के लिए हौसला दिया और मुस्कुराकर
बोलकर अलविदा कहा। जाने से पहले उसने ईथन से माफी मांगी और कहा कि अगर कभी वो नई जिंदगी चुनेगी तो जानती है उसे कहाँ ढूंढना है। ईथन ने शांत स्वर में उस औरत से मशहूर चावल की दुकान का पता पूछा। उसने कोने की ओर इशारा करते हुए कहा कि ज्यादा दूर नहीं है। ईथन वहाँ पहुंचा और लूना से मिला। जैसे ही ईथन ने अपने पिता का जिक्र किया, लूना सब समझ गया। उसने बताया कि उसे पहले से पता था कि उसके पिता इस देश में आए थे और जांच के दायरे में थे। पिता की मौत की खबर पर लूना का चेहरा शांत रहा। ईथन को ये अजीब लगा तो उसने पूछा कि क्या उसे दुख नहीं हुआ। लूना बोला कि दुख हर बार रोकर जाहिर नहीं किया जाता। ईथन ने अपने हमवतन के शब्द याद करते हुए एक कविता सुनाई। कविता सुनकर लूना ने उसे खाना खाने को कहा और बिना कुछ कहे दुकान छोड़कर चला गया। ईथन नहीं जानता था कि वो कविता असल में जासूसी संपर्क का कोड थी। खाने के बाद वो उसी जगह लौटा जहाँ से निकला था। डैनियल उसे लौटते देख हैरान भी हुआ और भावुक भी। विक्टर इस तथाकथित आजादी की यात्रा के नतीजे से निराश था क्योंकि ईथन का इरादा नहीं बदला। इंतजार करते हुए ईथन ने उस औरत का जिक्र किया और हैरानी जताई कि इतनी समृद्ध जगह पर कोई इतना मजबूर कैसे हो सकता है। डैनियल ने कहा कि जहाँ रोशनी ज्यादा होती है वहाँ परछाइयां भी गहरी होती हैं। आजादी हमेशा खुशी नहीं देती। जब उसे रुकने को कहा गया, ईथन ने बिना सोचे इनकार कर दिया क्योंकि उसके लिए परिवार सबसे ऊपर था। पूछताछ में 3 घंटे बाद उसने ईमानदारी से बताया कि वो एक औरत से मिला था। ये सुनते ही माहौल गंभीर हो गया। एक फोटो दिखाई गई और पूछा गया कि क्या यही लूना है जिसका कोड नेम एक जासूस का था। ईथन ने बातचीत बताने से इनकार किया लेकिन दबाव में संदेश स्वीकार कर लिया। जब शैडो का जिक्र आया तो अधिकारी उत्साहित हो गए। ईथन के इनकार के बावजूद उसे पीटा गया और जबरदस्ती कबूलनामा लिखवाया गया कि उसने जासूसों से आदेश लिया था। वादा किया गया कि दस्तखत करते ही वो घर जा सकेगा और जहाज तैयार है। झूठे भरोसे में ईथन ने साइन कर दिए। इसके बाद ठंडे स्वर में बताया गया कि वो अब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है और आजाद नहीं हो सकता। डैनियल ने इस धोखे का विरोध किया और पूछा कि निर्दोष को जासूस क्यों बनाया जा रहा है, लेकिन उसे चुप करा दिया गया। अंतिम फैसले में कहा गया कि अब से ईथन एक जासूस है और उस पर मुकदमा चलेगा। टूटे हुए मन से ईथन ने डैनियल से कहा कि जो जाल वो कभी दूसरों के लिए बिछाता था आज खुद उसी में फंस गया है। बाद में उसने आत्महत्या की कोशिश की जिसे समय पर रोक लिया गया। मामला छुपाने के आदेश दिए गए लेकिन मीडिया में खबर फैल गई। उत्तर कोरिया ने जवाबी वीडियो जारी किया जिसमें ईथन की पत्नी और बेटी रोती हुई उसकी वफादारी की गवाही दे रही थी और वापसी की अपील कर रही थी। अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ा और अंततः दक्षिण ने ईथन को बताया कि वो उत्तर कोरिया लौट सकता है। अच्छी खबर के बिना ईथन के लिए धन्यवाद कहना मुश्किल था। वीडियो में उसकी पत्नी और बेटी कैमरे के सामने थी। कमरे लौटते ही डैनियल कई उपहार लेकर आया। पता चला कि ये उपहार समाज के विभिन्न लोगों और मदर्स एसोसिएशन ने भेजे थे। डैनियल ने कुछ उपहार उठाए और कमरे से चला गया। ईथन ने कपड़े और घड़ियां पहनकर कमरे से बाहर निकला। उस रात पहली बार वो अपने नरम बिस्तर पर लेटा और जीवन का आराम महसूस किया। भौतिक सुख ने उसे आकर्षित किया लेकिन असली कारण उसके घर लौटने का असीम प्रेम और गहरी चिंता थी। थोड़ी देर बाद डैनियल ने उपहारों को नकद में बदला और अपनी बेटी के लिए ईथन को खिलौना दिया। जाने से पहले ईथन ने पूछताछ कक्ष में जाकर समूह नेता से माफी मांगी और गुस्से में चिल्लाया कि कमजोर नेता के कारण उसे क्यों परेशान किया गया। उसने डैनियल को कमरे से धक्का दिया। रिचर्ड जो कार में था ने समूह नेता के सिर पर चोट की। फिर डैनियल ने ईथन को नाव तक पहुंचाया। ईथन ने उन सभी वस्तुओं को फेंक दिया जो पूंजीवाद का प्रतीक थी। सतही रूप से वो लालच से लड़ रहा था और मातृभूमि लौट गया लेकिन उसे पता था कि ये भावनात्मक प्रदर्शन सिर्फ बाहरी था। राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय ने उसे ले लिया लेकिन परिवार सुरक्षित है या नहीं पूछने पर उसने इनकार कर दिया। अधिकारियों ने पूछा कि क्यों चिंतित है और फिर उसे फिर से पूछताछ के लिए लिया गया। पूछताछकर्ता ने कहा कि हर सवाल का सही जवाब दें और सच बताएं। जब पूछा गया कि नाव वापस क्यों नहीं लाई, ईथन ने बताया कि ये उसकी मेहनत की एकमात्र संपत्ति थी जिसमें उसके हर भोजन का अधिकार शामिल था। अधिकारियों ने संदेह जताया और कहा कि कोई भी विवरण न छूटे। लिखने के बाद उसे फिर से लिखने के लिए कहा गया और गवाही देने के लिए दबाव डाला गया। पूछताछकर्ता ने पूछा क्या वो बहरा है और बार बार सच बताने को कहा। ईथन ने घबराकर समझाया कि दक्षिण के उत्पादों में रुचि सिर्फ ताजगी के कारण थी। शिन लिंग वान ने सतही रूप से इसे स्वीकार किया। माइकल ने इशारा किया कि अगर उसका परिवार उत्तर में न होता तो शायद वो लौटता ही नहीं। ईथन ने तुरंत इनकार किया और नारे लगाने शुरू किए। पूछताछ खत्म नहीं हुई। शिन लिंग वान ने फिर कबूलनामा दोबारा लिखवाया और अचानक पूछा कि क्या दक्षिण के लोग विद्रोह करना चाहते थे। ईथन ने माना कि प्रस्ताव आया था पर उसने ठान लिया कि वो कभी मातृभूमि को धोखा नहीं देगा। आपातकालीन पूछताछकर्ता ने फिर पूछा कि उसने सैनिकों की संख्या क्यों साझा की। ईथन ने स्वीकार किया कि ये सेवा क्षेत्र और अधिकारियों की जानकारी का गलत उपयोग था और अपने परिवार से कहा कि वे मातृभूमि को धोखा न दे। शिन लिंग वान ने कुछ समय चुप्पी साधी और सतही तौर पर उसे मान लिया। थोड़ी देर बाद उसके नाव पर मिली वस्तुएं और नया इंजन रिपोर्ट किया गया। शेन लिंगवान ने तुरंत सवाल किया कि क्या हो रहा है। ईथन ने बताया कि उसकी बेटी का खिलौना बहुत पुराना हो गया था इसलिए उसने नया लाया। लेकिन पूछताछकर्ता बहुत गुस्से में था और उसे बकवास बोलने पर डांटा। उसने पूछा कि ये वस्तु क्यों लाई और उसे नीचा दिखाते हुए धमकाया, सच्चा मकसद बताने के लिए मजबूर किया। शेन लिंगवान ने जोर देकर कहा कि यह सिर्फ खिलौने का मामला नहीं बल्कि भ्रष्टाचार का मुद्दा है। उसने पूछा कि नए इंजन को रिकॉर्ड क्यों किया और क्या छिपा हुआ है ये बताने को कहा। ईथन ने दृढ़ता से इनकार किया कि और कुछ नहीं है। फिर उसे उठकर बैठने का आदेश दिया गया। उसी रात की खबर के लिए हाल ही में बाहर जाने पर मजबूर किए गए ईथन को नए कपड़े पहनकर मुस्कुराते हुए फोटो खींचने के लिए कहा गया। रिकॉर्डिंग के बाद उसे कंपनी को पत्र लिखने से मना करने के लिए कहा गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि बार बार उसे क्यों लिखना पड़ रहा है और रिकॉर्डिंग की ध्वनि इतनी खराब थी कि सील करना भी मुश्किल था।
उसने कोशिश की कि कुछ न छुए, लेकिन उसे वो सब देखने के लिए मजबूर किया गया जो वो नहीं देखना चाहता था।